Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today we are going to discuss another topic with you, that is the conjunction with previous year questions, right? जो आपके CAPF एग्जाम में कंजंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक तो वो डिस्कस करने वाले हैं और दूसरा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंजंक्शंस होते क्या हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में, कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं आपके। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होता है और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, और किस तरह से कौन सा कंजंक्शन आपको किस सिचुएशन में आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब आपका बेसिक्स आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि सीएपीएफ एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है अपने आप से कि किस स्टेटमेंट में या फिर किस वर्ड में आपके प्रॉब्लम है और आपको रीराइट करना पड़ता है, राइट। सो इट इज़ नॉट एमसीक्यू टाइप ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे आपको अपने आप से अपना दिमाग एनालाइज लगाना है और एनालाइज करना है किस सिंटैक्स में कहाँ पे किस स्टेटमेंट में कहाँ एरर है, राइट। तो उसके लिए आपके फाउंडेशन और बेसिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो द कंजंक्शंस क्या होते हैं? इट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स या फिर फ्रेजेस या फिर क्लोज एंड सेंटेंस। देखो वर्ड्स तो आपको क्लियर है, फ्रेज, क्लोजेस और सेंटेंसेस। क्लोज क्या होते हैं? क्लोज में जैसे एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, उसको हम क्लोज बोलते हैं। सेंटेंस में आपकी एक से ज्यादा क्लोज हो सकती है, उसमें दो क्लोज हो सकती है, तीन क्लोज हो सकती है, राइट। और फ्रेजेस आपको पता है, जो ईडियम और फ्रेजेस आप पढ़ते हैं, और दो वर्ड। तो कंजंक्शन हमारे दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए भी यूज होते हैं, फ्रेजेस को भी, क्लोजेस को भी और सेंटेंसेस को भी। दो टाइप के कंजंक्शंस हैं, बेसिकली दो ब्रॉड डायमेंशन है इसमें। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट, सेकंड इज सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जैसे कि फैन बॉयज, याद रखिएगा, FANBOYS। F स्टैंड्स फॉर फोर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N फॉर नोर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो, राइट। तो ये फैन बॉयज याद रखिएगा और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जब भी आपके सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? वो होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, राइट। आपने सीएपीएफ एग्जाम में बहुत बार देखा होगा कि चेंज दिस पर्टिकुलर सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस और इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चेंज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, राइट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा कंजंक्शन इसमें यूज हुआ है, जब भी आप चेंज कर पाएंगे, राइट। तो देखिए, एंड किस सिचुएशन में यूज होता है? एंड आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बोला जाता है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंदर एक सब कैटेगरी है। तो एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस है, किस सिचुएशन में यूज होता है? जहां पे सिमिलर और इक्वल दो चीजें आप क्या है ज्वाइन कर रहे हो विदाउट एनी कॉन्ट्रास्ट, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखना चाहिए। दूसरा एक होता है एडवर्सेटिव, ये आपका कंजंक्शंस है और इसके अंडर दो हैं आपके कंजंक्शन, बट और येट। ये कंट्रास्ट दिखाने के लिए होते हैं आपके, कंट्रास्ट या फिर डिस्पाइट समथिंग, कोई सिचुएशन है और कुछ रिजल्ट अलग है, राइट। तीसरा है अल्टरनेटिव, दो चीजों के बीच कोई ऑप्शंस आपको दिखाना है तो उसके लिए आप और या फिर नोर ये यूज करेंगे। और नोर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे कोई अल्टरनेटिव हो दो में। लेकिन यहाँ पे नोर आप कहाँ पे यूज करेंगे? फॉर टू नॉन कॉन्ट्रास्टिंग ग्रामेटिकल नेगेटिव आइटम्स, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए, वहां पे नोर, और जहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है वहां पे और। सो लास्ट इज सो फार, ये आपका इसके अंदर सो और फोर दो अलग अलग कंजंक्शन है, सो एंड फॉर शोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग, राइट। अब आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस पे। दीज आर सबऑर्डिनेट क्लोजेस, सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं ये। और जहां पे भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है वो आपके कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और कौन कौन से कंजंक्शन है वो? इफ, अनलेस, अनटिल, दैट, देन, एज, बिकॉज, सिंस, दो, आफ्टर, बिफोर, ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो पहला हम देखते हैं आपके सामने सेंटेंस, दिस मैन इज स्ट्रॉन्ग बट कावर्ड। बट कंजंक्शन का यूज हुआ है। देखिए, कंजंक्शन किसी के लिए भी यूज हो सकता है। कंजंक्शन सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, जैसे बट। देखिए, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों के जो फॉर्म है, जो दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं वो सेम रैंक के होने चाहिए। अब लिखा द मैन इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। और कावर्ड यहाँ पे जो यूज किया गया है वो एक नाउन है। नाउन को आप एडजेक्टिव के साथ क्या है कंपेयर नहीं कर सकते, उसको एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कावर्ड को चेंज करके एक एडजेक्टिव लिखना होगा, जो कि है कावर्डली, एक एडजेक्टिव है ना कि एक वर्ब, ठीक है। तो सेकंड इज मोहन इज ईदर ब्रेव और फूल। देखिए, और मैंने कहा था जहाँ पे आपको कंट्रास्ट दिखाना है वहां पे आप यूज करेंगे। और बट आप कहाँ पे यूज करते हैं? बट इज यूज फॉर एडवर्सेटिव, मतलब कंट्रास्ट और डिस्पाइट समथिंग।
जहाँ पे ये वाला मीनिंग आपको कन्वे करना है। तो राइट, द मॉर्निंग इज आइदर ब्रेव और फूल। देखिए फूल आपका नाउन है, आपके या इसको चेंज करके फूलिश जो एडजेक्टिव है वो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दे आर ग्रीडी एंड माइजर। देखिए माइजर एक नाउन होता है, यहाँ पे नाउन की जगह आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, और माइजर का एडजेक्टिव क्या होता है, माइजरली। दे आर ग्रीडी एंड माइजरली, राइट, क्योंकि एंड क्या है, एंड सेम। देखिए सिमिलर और इक्वल, दो इक्वल चीजों के सिमिलर चीजों को वो ज्वाइन करता है विदाउट एनी कॉन्ट्रास्ट। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे है। नेक्स्ट इज वी होप टू क्वालिफाई फॉर द कॉम्पिटिशन एंड विनिंग द फर्स्ट प्राइज दिस टाइम। देखिए ये जो सिचुएशन है ये स्लाइटली डिफरेंट है, यहाँ पे आपका जिरेंड का यूज हुआ है, एंड के बाद आपने जिरेंड लगाया जो कि इसमें जरूरत नहीं है, राइट। जिरेंड आपका कहाँ पे लगता है, जहाँ पे वो एक वर्ब की ऐसी फॉर्म जो एज ए नाउन की तरह ट्रीट हो रही है, वहां पे आप जिरेंड लगाते हैं। तो यहाँ पे जिरेंड की जरूरत नहीं है, इसको ड्रॉप करेंगे, विन यूज करेंगे यहाँ पे इन्फिनिटिव, राइट। सो नेक्स्ट इज सम पीपल अवॉइड डूइंग एनीथिंग न्यू और टू टेक रिस्क इन देयर लाइफ। देखिए यहाँ और के बाद टू टेक लिखा है, ये आपका इन्फिनिटिव है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे देखिए और एक तो डूइंग, डूइंग जो आपका जेरेंड है उसको कंपेयर कर रहा है टेकिंग के साथ, तो दोनों जेरेंड होने जरूरी हैं क्योंकि यहाँ पे आपका और कंजंक्शन यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप टेकिंग का यूज करेंगे एज अ जेरेंड, राइट। तो ये सब कंजंक्शंस पे डिपेंड है यार इस सिचुएशन। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ योर डिलीजेंस, परसेवरेंस एंड हाउ सिंसियर यू आर। देखिए डिलीजेंस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट नंबर 1 नाउन है, परसेवरेंस ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये भी नाउन है, एंड कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को इनके साथ, हाउ सिंसियर यू आर ये भी आपकी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लोज है, लेकिन ये क्लोज है, आपको यहाँ पे क्लोज की जरूरत नहीं है, आपको पता है एंड सेम या फिर इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, राइट। तो यहाँ पे ये नाउन है, ये नाउन है, तो ये भी नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप करके हाउ सिंसियर यू आर इसको ड्रॉप करके यू विल यूज अ नाउन सिंसियरिटी, राइट। नेक्स्ट इज नाउ कमिंग डायरेक्टली टू दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस है दे विल नॉट गो विदाउट यू परमिट देम। देखिए विदाउट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, प्रपोजिशन के बाद आप कोई क्लोज नहीं लिख सकते, इसके बाद आपने क्लोज लिखी है यू परमिट देम, इट्स अ क्लोज। और जैसे हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कोई कंजंक्शन। तो अनलेस आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, तो यहाँ पे आप अनलेस यूज करेंगे। और कंजंक्शन की क्या खासियत है, वो दो क्लॉजेस को जोड़ती है, तो दे विल नॉट गो अनलेस यू परमिट देम। और अनलेस के साथ आप कभी भी नेगेटिव क्लोज का यूज मत करें, यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते थे अनलेस यू डू नॉट परमिट देम, ये गलत हो जाएगा, जो नेगेटिव जो सेंस होगी वो दूसरी क्लोज में लिखेंगे आप मेंस क्लोज में, तो दे विल नॉट गो अनलेस यू परमिट देम, विदाउट को आप ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट इज, और इसको एक देखिए अगर आपको यही क्वेश्चन यूपीएससी आपके सीएपीएफ एग्जाम में पूछती है, दे विल नॉट गो अनलेस यू परमिट देम, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, अनलेस कंजंक्शन यूज हुआ है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी, चेंज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ता है, उसका जो कंजंक्शन है वो ड्रॉप करना पड़ता है, और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगी, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस। तो क्या करना है आपको, जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और दूसरी वर्ब है और दूसरा सब्जेक्ट है, ये आपको ड्रॉप करना पड़ेगा कैसे ना कैसे। किस तरह यूज करेंगे आप, प्रेपोजिशन का यूज करेंगे आप विदाउट, ये प्रेपोजिशन फ्रेज बना देंगे आप पूरा। तो ये जो आपने क्लोज यूज की थी, इसको एक नाउन फ्रेज की तरह आप यूज कर लेंगे, दे विल नॉट गो विदाउट योर परमिशन, तो एक नाउन फ्रेज बन गई आपकी, राइट। ये है आपका सिंपल सेंटेंस। आई शैल कॉन्टेक्ट यू इन केस एन एमरजेंसी, राइट। देखिए इन केस एन एमरजेंसी, इन केस आपका एक कंजंक्शन होता है, अगर कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरी क्लोज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब ना तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज नहीं लिखी हुई, तो इट्स नॉट अ क्लोज, तो इसका मतलब यहाँ पे कंजंक्शंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। तो इन केस जो एक कंजंक्शन है उसको ड्रॉप करके आप क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन इन केस ऑफ, यहाँ पे इन केस ऑफ जो कि एक क्या है प्रपोजिशन, वो यूज करेंगे। प्रपोजिशन के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया एन एमरजेंसी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। तो अगर देखिए
ये देखिए, आई शैल कॉन्टैक्ट यू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर इस सिंपल सेंटेंस को आपसे कोई पूछ ले कि आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना, तो कैसे करेंगे? आई शैल कॉन्टैक्ट यू इन केस ऑफ देयर इज एन इमरजेंसी, राइट? इन केस ऑफ देयर इज एन इमरजेंसी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से आपको चेंज करने हैं, ये भी आपको इसी सिचुएशन में सिखाया हूं मैं, ठीक है? सीएफएफ एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज they will succeed because of they work hard, right? They will succeed because of they work hard, ये आपकी क्या है? स्टेटमेंट है, ये आपको ठीक करनी है। तो बिकॉज ऑफ, अगर आप सोच इसको ध्यान से देखें तो बिकॉज एक कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन है। तो बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन यहाँ पे यूज हुई है, राइट? तो बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन जब यहाँ पे यूज हुई है तो दे वर्क हार्ड आपको नहीं चाहिए, राइट? तो ऑफ आपको ड्रॉप करना पड़ेगा इस केस में। अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं दे विल सक्सीड बिकॉज दे वर्क हार्ड, अगर बिकॉज आप कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो ऑफ की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं तो ये क्लोज आपको, जो आपकी क्लोज है, ये आपको नाउन फ्रेज बनानी पड़ेगी, एडजेक्टिव फ्रेज बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा दे विल सक्सीड बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, राइट? अब देखिए ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंजंक्शन कौन कौन से हैं? बिकॉज, इन केस, अनलेस। और प्रपोजिशन कौन कौन सी है? बिकॉज के साथ ऑफ लगा दे तो प्रपोजिशन बन जाएगी, इन केस के साथ ऑफ लगा दे तो प्रपोजिशन बन जाएगी, अनलेस को चेंज कर दे विदाउट में तो प्रपोजिशन हो जाएगी, राइट? और अब देखिए जो कंजंक्शंस होते हैं आपके, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। इफ कंजंक्शन आप कंडीशंस के लिए यूज करते हैं, इट्स अ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। दो आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। इवन जो है आपका एक स्ट्रेस करता है, मतलब इवन इज नॉट अ कंजंक्शन, इवन इज अ एडवर्ब। किस लिए यूज होता है? इज यूज टू स्ट्रेस समथिंग, कोई एक्शन को आपको स्ट्रेस करना है या फिर कोई इवेंट को स्ट्रेस करना है, उसके लिए आप इवन यूज करते हैं। इवन आपका डिटर्मिनर भी होता है और एडवर्ब भी होता है, मोस्टली इसको एज ए एडवर्ब यूज करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इवन इफ ही डजंट, इवन इफ ही डज एवरीथिंग वेल दे विल नॉट लेट हिम गो। यहाँ पे इवन इफ है जो आपका कंजंक्शन है और ये बहुत, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक तरह से यूज हुआ है। लेकिन यहाँ इसमें प्रॉब्लम है, जो सेकंड सेंटेंस है इसमें ये गलत तरीके से यूज हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला था इवन इज नॉट अ कंजंक्शन, इट्स एन एडवर्ब। और दो क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई कंजंक्शन चाहिए, कोई एडवर्ब नहीं चाहिए। तो एक क्लोज ये होगी, एक क्लोज ये होगी। यहाँ पे इवन लिखा है तो इवन दो, और दो किस लिए यूज करते हैं आप? फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा, दे डिसाइडेड टू फाइट इवन दो देयर ओपोनेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और यहाँ पे आपको एक कंजंक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट इज ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट देन ही टुक रेस्ट फॉर अ वाइल। दो क्लोज है, एक क्लोज ये होगी जिसका सब्जेक्ट ये हो गया और जिसकी वर्ब ये होगी और इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। सेकंड क्लोज में सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है, राइट? तो इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो THEN होता है ये देन, ये आपका एडवर्ब होता है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, मतलब एट दैट मोमेंट, इसका मतलब ये होता है। और एक THAN होता है, इसका मतलब है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, राइट? तो एक कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंजंक्शन की जरूरत है आपको। यहाँ पे आप देन लिख सकते हैं या फिर एंड देन भी यूज कर सकते हैं। एंड आपका कौन सा था? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट एंड कंजंक्शन यूज किया, उसके बाद एडवर्ब यूज करी आपने देन ही टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, मतलब ही कंप्लीट द असाइनमेंट और उसके बाद ही टुक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, राइट? तो यहाँ पे देन नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट के लिए आप एंड यूज करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके CFF एग्जाम में एक बार पूछा है, राइट? तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेटमेंट है द रीजन वाई ही डिड नॉट कम इज बिकॉज ही वॉज इल। ये आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन बिकॉज को ड्रॉप करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? दैट। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इज जो है आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट को, जो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को मेन सब्जेक्ट से लिंक करे, राइट? जो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करे, ये काम है आपका लिंकिंग वर्ब का। हमें कैसे पता लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे इज हो गई आपकी, फील हो गई आपकी, ये इस तरह की कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जिसका काम है कॉम्प्लीमेंट को लिंक करेगी सब्जेक्ट से, राइट? तो इसके बाद आप सिर्फ या तो कोई एडजेक्टिव लिख सकते हैं या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिख सकते आप, कोई एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं लिख सकते। अब बिकॉज जो है, बिकॉज एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद जो भी वो स्टेटमेट लिखी होगी तो इसका मतलब है इट्स एन एडवर्ब ऑफ रीजन, कोई रीजन दिया जा रहा है।
लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखना होता है आपको, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है एज ए एडजेक्टिव, जो किसको डिस्क्राइब करता है, आपका सब्जेक्ट को। अगर उसको सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करना है तो उसको रीजन की वहां क्या जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज को ड्रॉप करके आप दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। द रीजन वाई ही डिड नॉट कम इज दैट ही वॉज इल। दैट लगाने से क्या हो गया, दैट एक आपकी फ्रेज बन गई। कौन सी फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज बन गई जो कि एज कंप्लीमेंट का काम कर रही है, किसके लिए, द रीजन के लिए। द रीजन दैट ही वॉज इल। अब दैट ही वॉज इल इज एन एडवर्ब जो किसको डिफाइन कर रही है, द रीजन को। द रीजन दैट वॉज इल, इसके बाद लिखेंगे वाई ही डिडंट कम, राइट। तो यही रीजन था उसका। अब देखिए दूसरे तरीके से उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। ये है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। ही डिड नॉट कम, यहाँ पे आपको रीजन की जरूरत है। ही डिड नॉट कम वाई, अब वाई से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक रीजन देना पड़ेगा, तो बिकॉज इज द एडवर्ब ऑफ रीजन, तो बिकॉज ही वॉज इल, राइट। ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोबारा से, वही जो आपका सिंपल सेंटेंस है अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना आ गया। देखिए ये आपको सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। दे गॉट लॉस्ट इज नॉट ट्रू। दे हैव गॉट लॉस्ट इज नॉट ट्रू। ये आपकी जो ये स्टेटमेंट है, ये आपकी क्या है, सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है और ये आपकी प्रेडिकेट है उसका, मतलब इज एक लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद क्या लिखा है आपका, ये वर्ब है। तो मतलब ये सब्जेक्ट होगी, ये वर्ब होगी, मतलब ये पूरी एक आपकी नाउन फ्रेज होगी। दे हैव गॉट लॉस्ट इज नॉट ट्रू, राइट। एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो सिंपल सेंटेंस को आपसे कोई पूछ ले, ये आपको किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, ये क्वेश्चन आपसे आ गया सीएपीएफ एग्जाम में, तो कैसे चेंज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके बहुत सारे हैं, अनलेस, अनटिल, दैट और WH फैमिली के सभी वर्ड्स, राइट, एज सुन एज, ये सभी। लेकिन यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और जो इसमें आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, राइट। इंडिपेंडेंट कौन सी क्लोज है इसमें, इट इज नॉट ट्रू दैट दे हैव गॉट लॉस्ट। अब जो देखिए इसमें से एक जो नाउन जो फ्रेज है या फिर एक प्रेडिकेट है, उसको आप एक पूरा क्या है, स्टेटमेंट या फिर क्लोज बना लेंगे इट प्रोनाउन का यूज करके। इट क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, किसी भी नाउन क्लोज को। इट इज नॉट ट्रू दैट दे हैव गॉट लॉस्ट। अब ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दैट कंजंक्शन भी आ गया और इसमें इट प्रोनाउन का यूज करके एक हमने नाउन क्लोज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। सो इट इज यूज्ड टू रिप्लेस द स्टेटमेंट विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो एक पूरा इसको चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये कंजंक्शन देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट इज बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली सो वी डिड नॉट गो देयर। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको एक सेंटेंस में अगर आपके पास दो क्लोज हैं तो वहां पे एक कंजंक्शन से ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर दो क्लोज को आपको कोई जोड़ने हैं, दो क्लोज आपस में जोड़ने हैं तो एक कंजंक्शन बहुत है। और इन चारों सेंटेंसेस में आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ एक से ज़्यादा जो आपके कंजंक्शन है वो यूज़ हो रहे हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली सो वी डिड नॉट गो देयर, बिकॉज आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सो भी आपका कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आपको सो यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। एज सुन एज दे अराइव देन वी शैल लीव फॉर द टाउन। देखिए एज सुन है, एज सुन एज जो है आपका ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी आपका टाइम का रेफरेंस देता है और देन भी आपका टाइम का रेफरेंस देता है। तो यहाँ पे दो टाइम के रेफरेंस आप नहीं यूज करेंगे, देन को ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट इज एज यू आर माई फ्रेंड देयरफॉर आई मस्ट हेल्प यू। एज जो आपका कंजंक्शन है, फैन बॉयज आपने देखा होगा, एज कंजंक्शन, फैन बॉयज नहीं सॉरी, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और देयरफॉर भी आपका एक कंजंक्शन है। दो कंजंक्शन एक स्टेटमेंट में नहीं चाहिए क्योंकि दो ही क्लोज है, अगर तीन क्लोज होती तो चल जाता। नेक्स्ट इज हाउएवर इट इज डिफिकल्ट बट वी कैन डू इट। हाउएवर आपका कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है, इट इज डिफिकल्ट बट वी कैन डू इट। तो दो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों चाहिए, यहाँ पे एक ही आपका क्या चाहिए, conjunction. So do not use another conjunction with because, while, as soon as, however, as, it, etc. right? देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, as you know that I don't like chocolate, right? as you know that I don't like chocolate. as you know as a conjunction है, उसके बाद आपको that conjunction की जरूरत नहीं है दोबारा, I don't like chocolate. They asked the man
दैट व्हेन ही, ये देखिए ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको ड्रॉप कीजिए। सो जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज नो कंजंक्शन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोजेस इन ए सेंटेंस, मतलब नंबर ऑफ कंजंक्शन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोजेस इन ए सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस में कितनी क्लोज है, ही वॉज अ स्टूडेंट, क्लोज नंबर 1, ही हैड एनी प्रॉब्लम, क्लोज नंबर 2, वुड विजिट हिज फ्रेंड, क्लोज नंबर 3। तो कितने कंजंक्शन आपको यहाँ चाहिए, यहाँ आपको चाहिए कम से कम दो कंजंक्शन, 3 क्लोज होगी ना। एक कंजंक्शन हो गया आपका एंड इफ, और यहाँ पे आपने कोमा लगा के यहाँ पे इसको एक इंडिपेंडेंट क्लोज बना दिया, राइट, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए यहाँ पे आपके दोबारा से ही सैड दैट, कंजंक्शन नंबर 1 और कंजंक्शन नंबर 2, और क्लोज कौन कौन सी है आपकी, ही सैड क्लोज नंबर 1, ही वुड टेक देम टू द जू, क्लोज नंबर 2, ही फिनिश द वर्क, क्लोज नंबर 3। 3 क्लोज को ज्वाइन करने के लिए 2 कंजंक्शन आ गया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो रहा है। देखिए बहुत बार आपका यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आया आपके CFF एग्जाम में, किस तरह से, दे विल ईदर बाय अ कार और अ बाइक, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये तो UPSC CFF एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये आपके क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब आपके पेयर्स में आते हैं, और पेयर्स में आते हैं तो इनकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करते हैं, राइट। सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से मतलब अगर आप ईदर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो और के बाद भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, नीदर के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो नॉर के बाद भी ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो, और मतलब सॉरी नीदर के बाद वर्ब लिखेंगे तो नॉर के साथ भी वर्ब, राइट। तो ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसीलिए जैसे आप ईदर देखेंगे तो ईदर के बाद आपने एक वर्ब लिखी है जो कि एक बाय है, राइट, और के बाद आपने क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट लिखा है जो कि एक बाइक। तो मतलब सिंटैक्स एरर हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो कहाँ आप ईदर को कहाँ डालेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1 से पहले, दे विल बाय ईदर अ कार और अ बाइक, तो फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज, नीदर वी बोरो नोर लैंड। अब नीदर के बाद एक आपका सब्जेक्ट आ गया, नोर के बाद एक वर्ब आ गया, तो गलती होगी। तो क्या होना चाहिए, दोनों के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए या फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट इसमें 2 है नहीं तो 2 वर्ब है। तो इस तरह से आप कहाँ लगाएंगे इसको, वी के बाद नीदर को चेंज कर देंगे, तो वी नीदर बोरो नोर लैंड, राइट। नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली पनिश द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स बट ऑल्सो द करप्ट पॉलिटिशियन। देखिए आप कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा हो गया इसमें, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, और मैंने बताया था नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी आपका क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, और इसके बाद सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर आने चाहिए। पहले नॉट ओनली के बाद क्या है, पनिश, एक वर्ब होगी, दूसरे बट आल्सो के बाद क्या है, द करप्ट पॉलिटिशियन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, नॉट ओनली के बाद भी सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट आल्सो के बाद भी सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या ऑप्शन आपके पास चेंज करने का, आप नॉट ओनली को ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास डाल दीजिए, द गवर्नमेंट शुड पनिश नॉट ओनली द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स बट आल्सो द करप्ट politicians, right. Next is, he was eager not only to acquire knowledge but also anxious to display it. देखिए he was eager, was is a linking verb, eager is a adjective। अब not only आपका correlative conjunction but also दोबारा आपका coordinative conjunction, दोनों के बाद same rank of structure आना चाहिए। पहले not only के बाद क्या लिखा है, एक infinitive लिखा है, to acquire knowledge, मतलब एक आपकी verb use हुई है। दूसरे but also के बाद क्या लिखा है, एक anxious, ये है आपका adjective। तो दोनों के रैंक जो सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बने तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन आपके पास चेंज करने का, ऑप्शन ये है, आप नॉट ओनली को पहले लिख दीजिए और ईगर बाद में लिख दीजिए, राइट। ही वॉज नॉट ओनली ईगर टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एंग्जियस टू डिस्प्ले इट, मतलब नॉट ओनली के बाद ईगर एडजेक्टिव आ गया, बट आल्सो के बाद एंग्जियस एडजेक्टिव आ गया, तो आपका सेंटेंस ठीक हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो कॉन्सेप्ट आपका CFF एग्जाम में बार बार आता है वो है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है अगर एक सेंटेंस शुरू होता है आपका एडवर्ब से, मतलब आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही किसी एडवर्ब से हो रही है, वो होता है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। देखिए अब एडवर्ब आपको पता होना चाहिए कम से कम, नॉट ओनली, हार्डली, सेल्डम, राइट, ये क्या आपके एडवर्ब है। अगर इससे आपकी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वहां पे इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ यूज करनी पड़ेगी आपकी वर्ब।
इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है, अगर आपकी एडवर्ब से शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, राइट। ये है आपका इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमको उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब सिंपल क्या है, इट्स एन इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब टू एम्फसाइज द एक्शन, राइट। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ही नेवर कम्स लेट। आपका जो सेंटेंस है एडवर्ब से नहीं शुरू हो रहा है, असर्टिव फॉर्म है, मतलब ही नेवर कम्स लेट, इट्स एन असर्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। सभी ठीक है, मेन वर्ब से पहले हमने एडवर्ब लगाया, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं नेवर से शुरू करना चाहूँ, नेवर डज ही कम लेट, दोनों के जो मीनिंग है सेम है, लेकिन जो सेंटेंस नंबर 3 है इसमें एम्फोसिस हम ज़्यादा दे रहे हैं उस एक्शन पे, मतलब वो कोई एक्शन कर रहा है और उस पर हम ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग जो है दोनों का सेम है। उसमें भी ही नेवर कम्स लेट, और इस थर्ड स्टेटमेंट में देखेंगे आप नेवर डज ही कम लेट। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एक एडवर्ब से आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया है तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी यहाँ पे आएगी, डज, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था कम्स, इसी सेंटेंस को हमने इसमें चेंज किया है। नेवर डज ही कम लेट। अब डू डज और डिड इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो कम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। अब चलते हैं यहीं पे, देखिए आपके पास सेंटेंस है, नॉट ओनली दे कम लेट, डू को हटाइए पहले, नॉट ओनली दे कम लेट बट आल्सो टेल्स लाई। एक तो नॉट ओनली हो गया, बट आल्सो ये आपका एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का भी क्वेश्चन हो गया, साथ ही साथ ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म का भी हो गया, राइट। तो नॉट ओनली एक एडवर्ब है आपकी, बट आल्सो आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और मैंने बताया था जब भी आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई भी एडवर्ब लिखनी पड़े शुरुआत में तो वो आपकी इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अब कम यहाँ से देखिए आप, कम यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो डू की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप, डू। नॉट ओनली डू दे कम लेट बट ऑल्सो टेल्स लाई, राइट। अब ये भी एक तो ये सिचुएशन हो गई, और दूसरी मैंने आपको बोला था नॉट ओनली के बाद सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं। नॉट ओनली के बाद डू आ गया जो कि वर्ब है आपकी, बट आल्सो के बाद भी टेल आ गया तो ये भी आपकी वर्ब है, राइट। अब ये देखिए, हार्डली वी हैड वोकन अप व्हेन दे अराइव्ड, वही स्टेटमेंट है। एक देखिए मैं इसको लिखूं वी हैड हार्डली वोकन अप व्हेन दे अराइव्ड, एक तरीका ये है वी हैड हार्डली वोकन अप व्हेन दे अराइव्ड, ये आपकी इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इस एक्शन को एम्फसाइज करना है तो आपको एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लिखनी पड़ेगी। तो सेंटेंस के स्टार्टेड में आप क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में एक एडवर्ब लिखेंगे जो हार्डली लिख दिया। तो हार्डली लिखते ही आपको पता होना चाहिए अगर आपने हार्डली और एडवर्ब से स्टार्टिंग की है सेंटेंस की तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो हार्डली हैड, हार्डली के बाद हैड आएगा, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा हैड वी वॉकन अप व्हेन दे अराइव्ड, राइट। तो एक तरीका इसका, तो ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डू एज डायरेक्शन। देखिए दो जो आपका ये क्वेश्चन है वो है आपका CAPF 2012 में आया था, और इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस का एक कॉन्सेप्ट है टू और टू, मतलब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है टू और टू, उसके साथ सो और दैट, ये हमेशा आपके कोरिलेशन में ही आएंगे। अगर आप टू यूज करें उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव यूज होगा, और सो कंजंक्शन और दैट ये सब इकट्ठे ही आते हैं। दिखाते हैं मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे, इसको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए दे आर टू वीक दैट दे कैन नॉट वॉक फास्ट। अब टू के साथ दैट कंजंक्शन नहीं आएगा तो इसका मतलब ये गलत है, इसके साथ आपको टू यूज करना पड़ेगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे आर टू वीक टू वॉक फास्ट, ये नेगेटिव मीनिंग को ही डिनोट करता है। अगर मुझे यहाँ पे दे आर सो दैट यूज करना पड़े, दे आर सो वीक दैट दे कैन नॉट वॉक फास्ट, अब यहाँ पे आपको ये सिचुएशन जम जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो के साथ आप दैट यूज कर सकते हैं, दैट कंजंक्शन, राइट। और दैट कंजंक्शन यूज करें तो इसके बाद आपको एक क्लोज लिखनी होगी, इसीलिए हम यहाँ पे दे कैन नॉट वॉक फास्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन टू के साथ आपको इन्फिनिटिव यूज करना होगा तो यहाँ पे ये वाली क्लोज आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, दे आर टू वीक टू वॉक फास्ट, मतलब एक इन्फिनिटिव से ही आपको अपना मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक तरीका क्या है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लूँ, देखिए दोबारा से ध्यान से देखिएगा,
इफ आई कैन आस्क कि ये जो स्टेटमेंट है आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, राइट। तो क्या तरीका होगा, आपको उसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसको ड्रॉप करना होगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उसमें क्या है, दैट इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो ड्रॉप करना है आपको। तो क्या तरीका होगा, तरीका यही है कि सो दैट कंजंक्शन को आप ड्रॉप करके टू और टू वाला यूज कीजिए, उसमें इन्फिनिटिव आ जाता है। देखिए ये था, दे आर सो वीक दैट दे कैन नॉट वॉक फास्ट, दिस इज क्लोज नंबर 1, दिस इज क्लोज नंबर 2 एंड दैट कंजंक्शन इज यूज सो दैट, ये आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। लेकिन आपको सिंपल सेंटेंस में करना है, तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, उसमें एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहती है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। अब देखिए दे आर टू वीक, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपकी वर्ब होगी, टू वीक आपकी क्या होगी, ये एक आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक ये भी आप एडजेक्टिव फ्रेज यूज कर सकते हैं, एक प्रपोजिशनल फ्रेज यूज कर सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि दैट कंजंक्शन हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दे आर सो टायर्ड टू वर्क हार्ड, सो टायर्ड टू वर्क हार्ड, सो के साथ आपका दैट ही यूज होगा, इसलिए टू आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप दैट लगाएंगे तो इसके बाद आपको एक क्लोज लिखनी पड़ेगी, दैट इज मैंडेटरी। तो वर्क हार्ड इज नॉट ए क्लोज, वर्क हार्ड एक आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वर्क हार्ड एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए उसको चेंज करके आपको उसको एक क्लोज में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दे आर सो टायर्ड दैट दे कैन नॉट वर्क हार्ड, राइट, दे कैन नॉट वर्क हार्ड। और नहीं तो एक तरीका क्या है इसका, आप सो को ड्रॉप करके सिंपल टू यूज कर लीजिए, दे आर टू टायर्ड टू वर्क हार्ड, राइट। तो ये दोनों तरीके आपके सामने मैंने दिखा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम CAPF एग्जाम के यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरी वीडियो बना दें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो एक वीडियो में हम सेपरेट रखेंगे कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंजंक्शन से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाए, और दूसरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे जिसमें आपके थोरोली प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस हो सकें, राइट। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसका पार्ट सेकंड जल्दी ही आ रहा है। सो थैंक यू।